नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मौजूद हैं। थैंक्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा लाइक्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम इसके लिए ज़रूर लाइव आएंगे और आपसे सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आपके अप्रिशिएशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलर्जी और अस्थमा है और इस पे डिस्कस करने के लिए और कोई नहीं, भोपाल के बहुत ही फेमस पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग शर्मा सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जो पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हमीदिया हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर है। सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश। सर सर जैसे आज का टॉपिक है एलर्जी और अस्थमा। सर, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेवलेंट हो गया सर आज के लोगों में, और इस पे काफी लोग परेशान हैं। और अलग अलग सर जो डॉक्टर शॉपिंग जो जिसे बोले सर कि बिल्कुल। पहले एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर थोड़ा और पता चलता है, परेशान होते हैं तो एक पल्मोलॉजिस्ट को फिर संपर्क करते हैं। मगर उनको अभी भी समझ में नहीं आया उनकी बीमारी क्या है। उनको अलग अलग तरीके से बताया जाता है और वो परेशान इधर उधर मंडराते रहते हैं। कभी कुछ ट्रीटमेंट ले लेंगे, कभी खुद से ट्रीटमेंट ले लेंगे, कभी ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो हम सर ऐसे शुरुआत करते हैं कि पहले हम इसको समझते हैं, सच में एलर्जी कोई बीमारी है या अस्थमा बीमारी है या दोनों कुछ अलग चीज हैं। तो सर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें सर। जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पराग शर्मा है। तो जैसे कि डॉक्टर हरीश ने मुझसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा कि एलर्जी और अस्थमा का रिलेशन क्या है। बहुत सारे लोग एलर्जी को अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा को एलर्जी बोलते हैं, और नॉर्मल टर्म्स में जनरली मैक्सिमम लोग अस्थमा जिनको होता है वो लोग उसको एलर्जी ही संबोधित करते हैं। तो बेसिकली एलर्जी को अगर आप समझिए तो एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। मतलब आपका शरीर जब बाहर के किसी भी एंगल चीज के प्रति ओवर रिस्पॉन्स देता है या ज्यादा प्रतिक्रिया देता है तो हम उसको बोलते हैं एलर्जी होना। एलर्जी की वजह से कई सारी डिसीजेज होती हैं, जिसमें से कि एस्थमा एक डिसीज है। जनरली अगर आप देखेंगे तो एलर्जी उन्हीं चीजों की होगी जो चीजें वातावरण से खुली हुई हैं, जैसे कि हमारी स्किन, जैसे कि हमारी नाक, जैसे कि हमारी आंखें, जैसे कि हमारे मुंह, गला, और उसी से होते हुए जब वो चीज लंग्स के अंदर जाती है तो हमारी सांस की जो नलियां सिकुड़ती हैं। तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ एलर्जी आपकी जो सांस की नलियां सिकुड़ी, उससे जो बीमारी हुई उसका नाम एस्थमा होता है। तो एस्थमा का बेसिक मतलब है सांस की नलियों का सिकुड़ना। क्योंकि आप सब जानते हैं हम लोग जिंदा हैं ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन फेफड़े का काम है एनवायरनमेंट से लेना। तो जैसे कि पानी हमारे घर तक नलों से आता है, वैसे ही नाक के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस की नलियों के थ्रू होते हुए लंग्स तक जाती है, जहां से वहां ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, उसके पहले की जितनी भी चीजें हैं, नाक, गला, सांस की बड़ी वाली नली जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, वो जब दो में डिवाइड होती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, उसको लेफ्ट और राइट मेन ब्रोंकस बोलते हैं। और ऐसे ही करके 19 डिविजन्स होते हैं जो नीचे ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक उसी तरीके से अगर मैं उस पेड़ को उल्टा लगा दूं यहाँ पर, तो ठीक उसी तरीके से मेरे सारी सांस की नलियां ऐसे करके मेरे आगे और पीछे पूरे फेफड़े तक जाती हैं। अगर किसी कारण से मेरी ये सांस की नलियां सिकुड़ने लग जाएं तो हम उसे बोलते हैं कि पेशेंट को एस्थमा हो रहा है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, एलर्जी सबसे कॉमन कारण है एस्थमा होने का। इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर आप देखें तो एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके कारण एस्थमा होता है। लंग्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि लंग्स आर ओपन टू द एनवायरमेंट। जैसे कि हार्ट, किडनी या लिवर है, वो एनवायरमेंट से ओपन नहीं है, तो इसलिए एलर्जी का संबंध उन ऑर्गन से नहीं है। क्योंकि आप जो भी, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं डॉक्टर हरीश, और इस रूम में अगर कोई धूल या धुआं आ जाता है और अगर मैं बिना मास्क के हूं और मैं सांस लेता हूं, तो वो सीधे जो भी चीज है वो मेरे सांस के नली से अंदर जाती है। अगर मैं एलर्जिक हूं, जिसे कहा जाता है, अगर मैं ज्यादा प्रतिक्रिया देने लग जाऊं तो मेरे को नाक में सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे गले में प्रॉब्लम होगी, और वही प्रॉब्लम जब नीचे सांस की नलियों तक जाएगी तो मेरी सांस की नलियां सिकुड़ने लग जाएंगी। तो बेसिकली सांस की नलियां सिकुड़ना ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है एलर्जिक एस्थमा। सर इतने अच्छे से सर आपने समझाया, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं अगर किसी भी नॉर्मल पब्लिक या किसी भी एक आम आदमी को थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाए तो उसको अपनी बीमारी के बारे में बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो हो एटलीस्ट, वरना आप कितने भी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, आपको बीमारी समझ में नहीं आती, फिर उसमें क्या बचाव करना है, कैसे रहना है, इस सारी चीजों पे आप हमेशा हैरान परेशान घूमते रहते हैं। सर, हमारी ऑडियंस में कुछ यूजी स्टूडेंट्स, हमारे बाकी कलीग्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनके लिए सर अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो उनको कैसे हम समझाएंगे ये चीज को मेडिकल टर्म्स में। ठीक। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर
4 तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देता है। उसमें से जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सीरम आईजीई मीडिएटेड, इम्यूनोग्लोबिन जी मीडिएटेड जो होता है, दैट इज टाइप 1 रिस्पॉन्स। तो टाइप 1 रिस्पॉन्स इज बेसिकली फॉर एलर्जी। तो जब टाइप 1 रिस्पॉन्स आपकी बॉडी किसी भी तरीके से देती है किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अपनी नाक से जब भी, अगर मैं लंग्स की पैथोलॉजी की बात करूं, अगर हमारी नाक से कोई भी चीज अंदर जा रही है तो उसका क्या होता है, उसका क्या हश्र होगा, ये डिपेंड करता है उस पैथोफिजियोलॉजी पे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली हमारी बॉडी 2 टाइप के टीएच रिस्पॉन्स देती है। टीएच मतलब टी हेल्पर लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल चीज जब जाती है तो सबसे पहले उसको एनकाउंटर करते हैं जाके, और वो डिसाइड करते हैं कि उसका क्या करना है, क्या उसको छोड़ देना है या उसको मार देना है या उस पर जो भी रिएक्शन देना है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टीएच रिस्पॉन्सेज जिसको हम TH0 रिस्पॉन्सेज बोलते हैं, TH1 रिस्पॉन्स एंड TH2 रिस्पॉन्स। तो अगर मानिए कि इस रूम में एक बैक्टीरिया है और वो मेरी नाक से अंदर गया, तो जो सबसे पहला सेल इंटरैक्ट करेगा उसको बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज बेसिकली अ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम ये होता है, उस सैनिक की तरह होता है जो बाहर बॉर्डर पे अगर कोई बंदा पकड़ में आता है तो वो उसको पकड़ के लेके जाता है अपने हेड ऑफिस पे। उसका हेड ऑफिस कहां पर है? उसका हेड ऑफिस है लिम्फ नोड्स में। उस लिम्फ नोड पे उनके सीनियर्स बैठे हुए हैं। वो कौन है? वो है टी लिम्फोसाइट्स। उनका नाम है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, जिनको जीरो जनरेशन बोला जाता है। तो TH0 लिम्फोसाइट। TH0 लिम्फोसाइट ये डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन कि कौन सा रिस्पॉन्स बॉडी देगी। देयर आर 2 बेसिक रिस्पॉन्सेज, TH1 एंड TH2। TH1 response is cell mediated immunity that leads to delayed type hypersensitivity reaction, जो जनरली निमोनियाज में, कोविड में, बैक्टीरियल निमोनियाज में, टीबी में जो TH1 रिस्पॉन्स आता है। तो अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मेरे अंदर गया है तो TH0 TH1 रिस्पॉन्स देगा, जिसको मीडिएट करता है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 इज द मेन इंटरल्यूकिन जो ये डिसाइड करवाता है कि मेरा रिस्पॉन्स TH1 होगा या TH2 होगा। TH1 रिस्पॉन्स के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल इंटरल्यूकिन्स हैं वो है इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 17, TNF अल्फा और इंटरफेरॉन गामा। तो अपन जब भी टीबी की बात करते हैं या हम लोग जब भी बैक्टीरियल वायरल निमोनिया की बात करते हैं तो हम TH1 रिस्पॉन्स को देख रहे होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा रिस्पॉन्स होता है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है आज, TH2 रिस्पॉन्स। TH2 रिस्पॉन्स होता है, वो करता है इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 11, इंटरल्यूकिन 17। इंटरल्यूकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में जो बायोलॉजिकल मेडिकेशंस आ रहे हैं अस्थमा के लिए वो जनरली इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अस्थमा इज अ हेट्रोजेनिक डिसीज, मतलब वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन वाली डिसीज है, और क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंबाइन होती है इसलिए एग्जैक्टली कोई ट्रीटमेंट अभी तक अस्थमा का हुआ नहीं है। TH2 रिस्पॉन्स में ये होता है बेसिकली कि ये इंटरल्यूकिन सिक्रीट होते हैं। कुछ इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, वो सीधे सीधे जाके मास्ट सेल को डीग्रेनुलेट करवा देते हैं, उससे हिस्टामिन रिलीज होता है जिससे तुरंत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है। कुछ बीटा लिम्फोसाइट्स, जिसको बी लिम्फोसाइट्स या मेमोरी सेल्स बोलते हैं हम, वो उनको एप्सिलॉन स्विच में डालते हैं और एप्सिलॉन स्विच में जाने के बाद वो सीरम आईजीई सिक्रीट करने लग जाते हैं। सीरम आईजीई जिसकी हमने पहले बात करी, जो मेन चीज है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। तीसरा ईस्नोफिल्स के ऊपर जाते हैं, ईस्नोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं जिसे हम ईस्नोफिलिक डिसीज या ईस्नोफिलिक एस्थमा बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी TH1 या TH2 रिस्पॉन्स देती है। सर मतलब मैं ज्यादातर ऑडियंस को पता ही होगा कि बीइंग माई सेल्फ अ पल्मोनोलॉजिस्ट और मैं सर का ही स्टूडेंट हूँ, सर के अंडर में मैंने अपनी MD डिग्री प्राप्त की है, बट ये सारी चीजें मैं MD में आने के बाद सर से ही सीखा हूँ। और यूजी में अगर आप जैसे यूजी इसको देख रहे हैं तो यूजी में अगर ये वाली क्लासेस अगर मैंने भी काश अटेंड की होती तो उस समय मैं ज्यादा बेहतर समझ पाता। तो आपने मैं मानता हूं कि आपके पास ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको जरूर देखें और बाकी अपने यूजी दोस्तों को इसको शेयर करें। इसी तरह पे हम आगे बढ़ें सर, तो इसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज सर, जैसे अगर हम पहले इसको 2 पार्ट में रखते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटी को, कि एक नॉर्मल पब्लिक क्या समझती है ट्रीटमेंट, हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं, और एक नॉन मेडिको को ट्रीटमेंट के क्या क्लासिफिकेशंस हैं वो होता है। बस एक चीज मैं खुद ऐड करना चाहूँ तो इसमें करूंगा बस, कि जब भी ट्रीटमेंट होता है अस्थमा मतलब इनहेलर लेना है, और इनहेलर किसी डॉक्टर ने चालू कर दिया तो सबसे पहला टैबू या फिर सबसे बड़ी जो दिमाग में बात आती है उनके यही आती है कि एक बार डॉक्टर ने इनहेलर चालू कर दिया अब तो इसकी आदत ही लग जाएगी और इसको तो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो हम इनहेलर नहीं लेंगे। और इस वजह से काफी हद तक रिस्पॉन्स नहीं आता है, पेशेंट ठीक नहीं होता है और दिक्कतें आती हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है सर? फिर
आपकी बिल्कुल बात सही है। जनरल पॉपुलेशन का तो यही सोचना है कि इन्हेलर्स नहीं लेने चाहिए, इन्हेलर्स लेने के बाद आदत लग जाती है, इन्हेलर्स तो जान के साथ ही जाते हैं। ऐसा सर। कई हमारे सारे पेशेंट्स ये वाली बात आके बोलते हैं। जैसे ही हम उन लोगों को इन्हेलर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। वो यस सर। लोग हमसे ये कहते हैं कि सर इन्हेलर के अलावा और कोई तरीका हो तो दे दीजिए। बट ऐसा नहीं है। देखिए बेसिकली क्या होता आया है कि पहले अस्थमा की नॉलेज इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं थी। अल्टीमेटली इन्हेलर्स तब चालू किए जाते थे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती थी पेशेंट्स की। इसीलिए जनरली पेशेंट्स एट द एंड ऑफ द एज इन्हेलर स्टार्ट करते थे। इसलिए जब वो उनकी डेथ होती थी या वो और सीरियस होते थे तब वो इन्हेलर्स पे होते थे। इसलिए इन्हेलर्स का नाम थोड़ा बदनाम हो गया है। बट ऐसा नहीं है। अगर टाइम से अभी भी इन्हेलर्स स्टार्ट किए जाएं तो इन्हेलर्स आर द मेन स्टे ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बीच में थोड़ा सा भटक गए। अगर मैं उस चीज पैथोफिजियोलॉजी जो बहुत डिटेल में चली गई उसको मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो एक धुएं का कण मेरे सांस के अंदर गया और मैं एलर्जिक हूँ, मतलब मेरे अंदर सीरम आईजी बढ़ा हुआ है जिसको हम एटोपी भी बोलते हैं। वो मेरे मम्मी पापा में से आया है या मेरे नाना नानी या मेरे दादाजी में से आया है। वो उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोला जाता है। तो अगर मुझे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है आईजी ज्यादा सिक्रीट करने का, तो कोई भी नॉर्मल चीज जो आपके लिए नॉर्मल होगी, शायद नींबू आप खाते हो तो आपको कुछ ना होता हो सकता है मैं नींबू खाऊं तो मेरी बॉडी उस पर अलग से रिएक्शन दे। वो रिएक्शन TH2 रिस्पॉन्स होगा। TH2 रिस्पॉन्स करेगा क्या? बेसिकली सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा करेगा। सांस की नलियों की जो सिकुड़न पैदा होगी तो उसमें जो बलगम होगा वो जमेगा, जिसे हम म्यूकस हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं, गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और ये जब रिकरेंट होगा बार 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 बार, मैंने आज नींबू खाया, फिर नींबू खाया, फिर मेरे को धूल लगी, फिर मैंने किसी और कोई पॉलन का वो हुआ, मैंने स्मोकिंग कर ली, मैंने ऐसी और कोई काम किया जिससे बाहर की कोई चीज मेरे अंदर गई। जब रिपीटेड अटैक्स हुए तो सांस की नली की जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो सांस की नली को खोलती और बंद करती हैं वो धीरे धीरे से कड़ी होने लग जाती हैं। और वो जब कड़ी होने लग जाती हैं तो हमारी सांस की नलियां परमानेंटली छोटी हो जाती हैं। जब हम इनहेलर अर्ली स्टेजेस में लेना चालू करते हैं तो होता यह है कि अगर मुझे आज अस्थमा वाली प्रॉब्लम हुई और मैं सही डॉक्टर के पास पहुंच गया और उन्होंने मेरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, सीरम आईजी के जैसे खून के लेवल्स, ईस्नोफिल में खून में ईस्नोफिल्स देख के अगर उन्होंने मेरे को डायग्नोस कर लिया कि मुझे अस्थमा हो रहा है और उन्होंने मुझे आज पहले दिन से ही इनहेलर्स चालू कर दिए। तो इनहेलर्स बेसिकली करते क्या है कि इनहेलर्स सांस की नलियों को एक तो खोल देते हैं, दूसरा सांस की नलियों में जो होने वाली सूजन है उसको धीरे 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 कम करते जाते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते, इवन आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जेंस। तो इसलिए इनहेलर्स आर इंपॉर्टेंट। जैसा आप बोल रहे थे, इनहेलर्स अगर अर्ली और जल्दी शुरुआत किए जाएं तो इनहेलर्स आर द मेन स्टे ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स। और आप खुद भी सोचिए, अगर मेरे पास लंग्स बाहर से खुला हुआ है वातावरण से और मेरे पास एक दवाई है जिसमें मैं डायरेक्टली लंग्स में छोड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों एक गोली खाऊं जो मेरे पेट में जाए और मेरे पेट से एब्जॉर्ब होकर खून में जाए और खून से होते हुए थोड़ी 2-4-10% लंग्स में जाए और बाकी हार्ट में, लिवर में और सब जगह जाए जहां उसका काम नहीं है, बजाय कि एक दवाई जो 100% मेरे लंग्स में जाए जहां उसकी एक्चुअली जरूरत है। बिल्कुल सर, सही बात है। मैं इस चीज पे फिर से एम्फसाइज करूंगा, सर ने जो लाइन बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकोज जानते हैं कि कोई भी दवा जब हम लेते हैं ओरल इंजेक्शन से तो उसमें क्या वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए लिवर से, रीनल से, किसी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उसका काफी पार्ट डिसॉल्व हो जाता है और बहुत ही कुछ अंश होते हैं जो हमारे जहां पे अफेक्टेड पार्ट होता है, जैसे इसमें लंग्स, वहां तक पहुंचते हैं। और नॉर्मल पब्लिक यही समझे कि कोई भी दवा आप खाते हो मुंह से तो पूरे शरीर में घूम के उसका असर आने में, फेफड़ों में आने में टाइम लगता है। इनहेलर डायरेक्ट आपके लंग्स में आता है, इसलिए इनहेलर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे कई क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे सर आप ज्यादा उसको थोड़ा विस्तार में बस क्लासिफिकेशन अगर बताते हैं तो क्या बता सकते हैं सर? देखिए, स्टेप्स ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है एस्थमा का ट्रीटमेंट लेने के लिए या हमारे पास कोई बड़ा आता है तो उसका ट्रीटमेंट वेरी होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो बेसिकली हम पहले ये देखते हैं कि कौन से टाइप का एस्थमा हो रहा है उसको। जनरली ईस्नोफिलिक एस्थमा होता है और न्यूट्रोफिलिक एस्थमा होता है। एक और पैथोफिजियोलॉजी समझाता हूं मैं आपको। ईस्नोफिलिक वो होता है जो सीरम आईजी मीडिएटेड होता है, जिसकी हमारी बात हो गई। एक और टाइप का एस्थमा होता है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ती हैं लेकिन आईजीई नॉर्मल रहता है, ईस्नोफिल नॉर्मल रहता है। लेकिन आप पेशेंट को अगर ऑस्कल्टेट करते हो या आला लगाते हो तो सांस में सुई सुई की आवाज आती है जिसे हम वीजिंग बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है और उसको रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं तो हम उसके खून की जांचें करवाते हैं, हम उसके खून में न्यूट्रोफिल्स देखते हैं जो हमारे मेन लड़ाके होते हैं। अगर वो न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक एस्थमा। तो अगर न्यूट्रोफिलिक एस्थमा है तो उसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं यूज करते,
उसमें हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज नहीं करते, उसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, उसमें हम मैक्रोलाइड्स यूज करते हैं, उसमें हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सब्सटेंसेस यूज करते हैं, उसमें हम प्रिवेंशन यूज करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं पेशेंट्स को फ्लू के और निमोनिया के इंजेक्शंस लगा के वैक्सीन्स देने की, ताकि उनको रिपीटेड अटैक्स ना हों। जहां तक बात है इस्नोफिलिक निमोनिया की, तो इस्नोफिलिक निमोनिया में जैसे हमने बात करी, इनहेलर्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। उसके अलावा ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जैसे मोंटेल्यूकास्ट या ज़ेफ्रिल्यूकास्ट आती थी, वो आप थर्ड या फोर्थ जीना के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो थर्ड या फोर्थ स्टेप में जब आपने पहले इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया, उसके बाद उसमें इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट डाला जिसने सांस की नली को खोल दिया। अगर इससे अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ओरल मेडिकेशंस या गोली चालू करते हैं, वो जनरली ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है, जिसका नाम मोस्ट कॉमनली यूज मोंटेल्यूकास्ट है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट को फिर से एक्सेसरबेशंस हो रहे हैं या उसकी अस्थमा की कंडीशन खराब हो रही है, तब हम थियोफाइलिन्स नाम की दवाइयां होती हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं बेसिकली, लेकिन ओरल मुंह से लेने वाली दवाइयां होती हैं, तो हम थियोफाइलिन्स लेते हैं। थियोफाइलिन्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि थियोफाइलिन्स का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बड़ा नैरो होता है, इसका मतलब वो टॉक्सिसिटी बड़ी जल्दी प्रोड्यूस कर देती हैं। तो थियोफाइलिन देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डेरिफाइलिन नाम की एक गोली है जो आम पब्लिक बहुत कॉमनली यूज़ करती है, तो इस टॉक के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उस गोली को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, खासकर कार्डियक साइड इफेक्ट्स, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, एपिलेप्सी होने की संभावना बढ़ जाती है, सीजर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे करके और हम ज़्यादा और पेशेंट सीवियर हो जाता है अगर वो तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उसको फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं या इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तब हम बात कर रहे होते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस की, या उस पेशेंट की जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती हो गया है क्योंकि उसकी सांस की नली इतनी ज्यादा सिकुड़ गई कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा, जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी भी नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन देते हैं, इंजेक्शन से हम उसको स्टेरॉइड्स देते हैं, इंजेक्शन से हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, और नेबुलाइजर के थ्रू, जैसे हम इनहेलर्स की बात कर रहे थे, इनहेलर्स का अगर एक ऊपर फॉर्म है तो वो नेबुलाइजर है। नेबुलाइजर में थोड़ी ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जाती है, नेबुलाइजर में लेने का झंझट नहीं होता, आप मास्क लगा लो, मशीन ऑन कर दो, जितनी भी आप सांस ले रहे हो उसके थ्रू वो दवाई अंदर डाल देता है। तो नेबुलाइजर आप देते हो, नेबुलाइजर में आप दवाइयां वही यूज करते हो जैसे कि बीटा एगोनिस्ट, जिसको आप शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या साबा और लाबा बोलते हैं। आजकल जो प्रिफर्ड दवाई है वो फॉर्मेट्रॉल है, दैट इज लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। साल्मेट्रॉल के साथ एक बहुत फायदा है कि साल्मेट्रॉल का एक्शन वेरी क्विक है, 1 मिनट में एक्शन स्टार्ट होता है एंड इट रिमेन्स अप टिल 12 आवर्स, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ रिलीवर मेडिकेशन एंड अ मेंटेनेंस मेडिकेशन आल्सो। एस्थमा में 2 टाइप के मेडिकेशंस यूज करते हैं हम लोग, जब पेशेंट को बहुत तुरंत, मेरी अभी एकदम सांस फूल गई, मैं कहीं मेले में गया था, एकदम धूल हुई और मेरी सांस फूल गई, अगर मेरे पास फॉर्मेट्रॉल का इनहेलर है मैं तुरंत ले लूंगा तो मुझे तुरंत उस समय आराम आ जाएगा। दूसरा, वही चीज मैं अगर बराबर से सुबह और शाम ले रहा हूं तो वो मेंटेनेंस है मेरा, वो सूजन को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की दवाइयां हैं। बायोलॉजिक्स और आ गई हैं आजकल, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर टारगेटेड टुवर्ड्स इंटरल्यूकिन्स बेसिकली, तो इंटरल्यूकिन 5, एंटी इंटरल्यूकिन 6, मेपोलिजुमैब, ओमैलिजुमैब, जो एंटी आईजी मेडिकेशंस हैं वो भी आ गई हैं। हालांकि वो थोड़े महंगे हैं, उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल पब्लिक को थोड़े डरावने लगते हैं वो, लेकिन अगर आपको एस्थमा से परमानेंटली निजात चाहिए है तो अल्टीमेटली हमें बायोलॉजिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। सर मतलब इतना डिटेल में ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर सर ने जो बताया, मतलब मुझे लगता है कि काफी हद तक बोथ जो हमारे मेडिकोज हैं वो भी, और साथ ही साथ जो हमारे नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी सर ने काफी डिटेल में बताया। और अगर आप मेडिको होके थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें जीना में लिखी हैं, तो प्लीज जीना पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे प्री पीजी में कई क्वेश्चंस आते हैं जीना से, उसमें काफी हेल्पफुल भी रहेगा। और सर ने सारी चीजों को बहुत ही शॉर्ट समरी में समराइज करते हुए चीजों को बताया है। सर ने बायोलॉजिक्स की जो बात की, बायोलॉजिक्स इज वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ, जो अभी इंडिया में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ओमैलिजुमैब जो मोस्ट कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और हमारे अभी टेक्स्ट बुक्स में भी है, इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन भोपाल। सर खुद उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सो आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं शायद ओमैलिजुमैब पे। ओमैलिजुमैब के साथ केस सिलेक्शन बहुत जरूरी है सर बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली। अगर ओमैलिजुमैब इज बेसिकली एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जी सर। अगर आप उस पेशेंट को जिसका आईजीई एक लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको देते हैं और उसका सीरियल आईजीई 6-6 महीने में करके मॉनिटर करते हैं, तो हाँ वो बहुत जरूरी है। अगर आप बिना आईजीई देखे या सिर्फ फाइनेंशियल पर्पसेस के कारण उसको यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस चीज पे हम वो करेंगे, स्ट्रेस देंगे कि ऐसा नहीं है कि बस आप उसको धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट,
एक ऐसी चीज पे मैं आऊंगा जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ट्रीटमेंट पे बात की। ट्रीटमेंट के साथ जरूरी ये होता है कि कुछ परहेज जो हमें लेना चाहिए, जो एक बहुत ही कहावत है जो हर वीडियो में मैं इस पॉइंट को स्ट्रेस देता हूं कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो सर, इसमें क्या हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ भी या ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले भी, ताकि हम इससे थोड़ा बच के रह सकें सर? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, एलर्जी उन्हीं ऑर्गन्स को होती है जो वातावरण से खुले हुए हैं। सर। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि हर वो चीज़ करें जिससे वातावरण से आप एक मास्क लगा लें, सर। ताकि आप वातावरण की जो डायरेक्ट चीज़ों को इन्हेल कर रहे हैं, जो सांस की नली और नाक से जा रही हैं, आप उसको रोक लें। सर। 50% तो बहुत 50% लोगों का अस्थमा तो सिर्फ मास्क लगाने से कंट्रोल हो जाता है। एक स्टडी भी हुई थी कोविड के पीरियड के दौरान 3 सालों में, जब लोगों ने पब्लिक ने नॉर्मल मास्क लगाए, अस्थमा के एक्सेसरबेशंस 15 से 20% तक कम हो गए थे। तो मास्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी टाइप का अस्थमा हो, अगर आप मास्क लगाएँगे, अपने चेहरे को ढकेंगे, धूल, धुएँ में खासकर फीमेल्स जो घर पे खाना बनाती हैं, छौंक लगाती हैं, काफ़ी मसाले वाला काम करती हैं, या ऐसे लोग जो पेंटर्स हैं, पेंट कर रहे हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे बारीक धूल, बुरादा, यस सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की धूल, पेंटिंग की धूल, ये है। इन लोगों को अपने पे मास्क लगाना चाहिए और बचना चाहिए। जहाँ तक हम मास्क के अलावा की बात करें, तो बेसिकली ठंडी खट्टी चीज़ों खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ठंडी और खट्टी चीज़ें आपके वायरस और बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करती हैं, यस जिससे सर। कारण आपको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। यस सर। सेकंड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलेन्स है। पॉलेन्स मतलब परागकण, जो अपने फूल और वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वो बेसिकली इतने छोटे कण होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, यस और सर। वो इतने लाइट होते हैं कि वो नीचे डिपॉज़िट नहीं होते, वो हवा में दे आर कंटीन्यूअसली फ्लोइंग। इस रूम की हवा में भी वो काफ़ी सारे मात्रा में हैं। यस सर। अगर मैं किसी पॉलन से हाइपर सेंसिटिव हूँ और मैंने उसको इन्हेल किया, तो वो पूरी TH2 वाली कहानी रिपीट हो जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे अस्थमा का अटैक आ जाएगा। तो पॉलेन्स, अपने शहर में होने वाले पॉलेन्स, अपने घर के आसपास जो पेड़ लगे हैं, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए ज़रूर। तो इस चीज पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा कि सर ने जो पॉलन ग्रेन्स वाला बोला, इसी की वजह से कई लोगों को सीजनल वेरिएशन मिलता है आपके अस्थमा के अटैक में, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स एंड ट्रीज का अलग पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं जो वातावरण में फैले हुए होते हैं, और इसी वजह से आपको उस समय ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कई लोगों को ठंड में, बरसात में अलग दिक्कत होती है, क्योंकि मौसम के बदलाव की वजह से हो सकती है। अस्थमा के कई ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ना सिर्फ आपकी किसी इनहेलेशन की वजह से हो, एक स्ट्रेस जो आप ले सकता है, जो आजकल स्ट्रेस का लेवल्स काफी बढ़ गए, तो स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा अटैक आ सकता है, आपके कुछ खाने पीने की वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है, आपका किसी पॉलन ग्रेन की वजह से आ सकता है, बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी की वजह से आ सकता है। इफ यू आर अस्थमैटिक, यू कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनी फैक्टर। हमने माइग्रेन वाली वीडियो में भी ये डिस्कस किया ही था कि एक आपकी माइग्रेन डायरी होती थी, वैसे ही एक एलर्जिक डायरी या एलर्जिक नोट मेंटेन करते हैं, जिसमें आप अपना जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है उसको आप नोट करते जाते हैं। सर, आप भी इस चीज को मानेंगे कि अगर आप किसी को बता दें कि आप ऐसा मेंटेन करिए, आपको किस सीजन में या किस वजह से ज्यादा ट्रिगर आ रहा है, तो शायद उससे ज्यादा रिलीफ मिलता होगा सर। हाँ, बेसिकली एलर्जी टेस्टिंग नाम की एक जाँच सर। होती है, सर। जिसपे जो बहुत इम्पोर्टेंट है अस्थमा के टॉपिक पे डिस्कस करना। तो एलर्जी टेस्टिंग से आप ये पता करते हैं कि आपको किस-किस चीज़ से एलर्जी है। यस सर। एलर्जी टेस्टिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो आपका ब्लड लिया जाता है और उसको एक मशीन में डाला जाता है, और वो विभिन्न प्रकार के खाने-पीने की चीज़ें, डस्ट की चीज़ें, पॉलेन्स चीज़ें और दवाइयाँ, रबर्स, लेटेक्स, इन सब से वो देखता है। दूसरा होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें हम छोटी-सी निडल लेते हैं, एलर्जन लगाते हैं और स्किन का प्रिक करते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, उसको स्किन प्रिक टेस्ट बोला जाता है। यस सर। इस स्किन प्रिक टेस्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग। स्किन प्रिक टेस्ट बिल्कुल पर्टिकुलरली आपको बता देता है कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं। यस सर। अगर आप किसी 10 चीज़ों से एलर्जिक निकले, तो कोशिश करिए, खाने-पीने की चीज़ें तो बड़ी आसान होती हैं छोड़ना, खाने-पीने की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। पॉलेन्स, धूल, धुआँ और हाउस डस्ट माइट। हाउस डस्ट माइट एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है जो हर घर में, तकियों में, कपड़ों में, रखे हुए विंटर क्लोथिंग्स में, रजाइयों में, खासकर रुई वाली चीज़ों में मिलता है, और वो हर घर में होता है। हाउस डस्ट माइट इज़ द मोस्ट कॉमन एलर्जन इन इंडिया। कम से कम 80% लोग, अगर हम 100 मरीजों की अगर एलर्जी टेस्टिंग करता हूँ, तो 80% मरीज उसमें से हाउस डस्ट माइट को एलर्जिक निकलते हैं। यस तो सर। बेसिकली हाउस डस्ट माइट की अगर आप बचाव कर लें, तो आपको अस्थमा काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए आगे फिर इम्यूनोथेरेपी आती है। इम्यूनोथेरेपी मतलब आप जिस चीज़ से एलर्जिक हैं, अब पोलन, अगर मेरे घर के आगे आम का पेड़ लगा है और मैं आम से एलर्जिक हूँ, आम के पोलन से, तो मैं घर तो नहीं बदल लूँगा। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में मैं इम्यूनोथेरेपी लूँगा। इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है आम के पोलन का एक्सट्रैक्ट बना के
छोटे छोटे अमाउंट में मुझे दिया जाएगा 2 तरीके से, या तो इंजेक्शन से जिसको सबक्यूटेनियस या स्किट बोला जाता है, सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी, या स्लिड सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी जिसमें मैं उसकी बनी हुई गोली खाऊंगा। वो छोटे छोटे अमाउंट में जब वो शरीर में जाएगा तो वो जो मेरे सीरम आईजी है उसको प्राइमिंग कर देगा। तो अगली बार जब सही का पॉलन उड़ के मेरे अंदर जाएगा तो मेरी बॉडी इतना ओवर रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी जितना वो नॉर्मली शो करती थी। तो इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलेंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस डस्ट माइट। सर ने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो में डिस्कस किया कि सच में एलर्जी एक डिजीज नहीं, अस्थमा डिजीज है। एलर्जी इज जस्ट अ ट्रिगरिंग फैक्टर व्हिच इज अ कॉज ऑफ अस्थमा। उसकी क्या पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस तो मुझे लगता है सबसे डिटेल और सबसे एक्यूरेट सर ने बताया। उसकी क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, क्या क्या टेस्ट कराते हैं उसके लिए, और फाइनली उस क्या प्रिकॉशंस और अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन सारी चीजों का अगर आप दिमाग में ख्याल रखते हुए चीजों को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन रहेगी। और ट्रीटमेंट को लेकर अगर आपको तब भी दिक्कत आती है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। हमारे डॉक्टर पराग शर्मा सर इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो प्लीज वी आर ओपन, आप हमें डीएम कर सकते हैं और सर को आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए, इस चीज को डिस्कस किए और बहुत अच्छे से एक कॉमन पब्लिक को और हमारे कलीग्स को और बाकी स्पेशलिस्ट को ये चीजें इंफॉर्मेशन शेयर किए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और आप सबसे एक फाइनल रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारे इस वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी अगर आपको परेशानी आती है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं अगले वीडियो के लिए तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।